कल्पना से भरे दुनिया में वास्तविकता का पन्ना पलटने की एक कोशिश। मैं करण और यह है मेरी कहानी। मेरा नाम करण होने का कारण बड़ा सरल है, क्योंकि पिताजी को पढ़ना अच्छा लगता था, तो उन्होंने कई सारे लेख को पढ़ रखा था। उन सब में पिताजी सबसे ज्यादा प्रभावित थे, तो वो था मृत्युंजय कर्ण। इसीलिए मेरा नाम करण रखा गया था। पिताजी का नाम दशरथ है। देखा जाए तो दशरथ पुत्र राम ज्यादा अच्छा लगता, पर खैर, पिताजी के आगे घर में किसी की नहीं चलती, ना तब चलती थी और नहीं आज। मेरे अलावा मेरे दो छोटे भाई बहन और है, एक शोन और बहन वसुंधरा। वसु मेरा एक बड़ा भाई। शाकुंतल कपिलधारा गांव में मेरा जन्म हुआ। 1990 के दशक में टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार प्रसार न होने के कारण घर के पुराने रीति रिवाजों के साथ मेरा नामकरण हुआ। खैर, मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक अच्छे घर में इस करण का जन्म हुआ। कान में कुंडल जन्म के बाद डाले गए, नयन नक्षत्र सुंदर शुभ्रवर्ण और दाएं हाथ पर काला तिल। ऐसे मेरी शुरुआत हुई। मेरे बाद मेरे भाई और बहन का जन्म हुआ। घर की सबसे छोटी और लाडली बहन वसुंधरा, उसे प्यार से सब उसे वसु बुलाते हैं। वो अपने नाम को एकदम साझा करती है। उसकी मुस्कान मनमोहक हंसी में सच्चाई और खुलापन झलकता था, जो दूसरे को अनजाने में पर खुशी का कारण बनता। उसकी आंखें चमकदार और उनकी गहराई में एक आत्मविश्वास और ईमानदारी साफ झलकती थी। उसके बाल रेशमी, घने और चमकदार, जैसे कोई रेशम का कोई तराशा हुआ धागा हो, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता। उसकी सुंदरता केवल बाहरी रूप नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक मालूम पड़ता। वह दयालु, सहनशील है। हमारे अलावा घर में चाचा चाची भी है। उनको अपनी खुद की संतान न होने कारण हम सब एक ही घर में रहते हैं, और शायद इसी वजह से उनका हमारे प्रति ज्यादा लगाव है, खासकर मुझसे और वसु से। और कुछ ऐसा है मेरा परिवार। गांव में पुराने डिजाइन से बना एक बड़ा घर, जिसमें हम सब रहते हैं। 2 मंजिलों वाला हमारा घर। ऊपरी मंजिल पर 4 कमरे। एक कमरे में हम तीनों भाई और एक वसु का कमरा है। एक चाचा चाची का एक कमरे में सामान तथा अनाज रखा हुआ है। नीचे में बड़ा सा हॉल, एक किचन जिसमें सब पुराने और सुंदर पीतल के बर्तन तथा रसोई का सारा सामान है। उसके पीछे एक कमरा माँ पिताजी का, और उसके बाद बरामदा। बरामदे में सारे खेत दिखाई देते थे। बाजू के गांव में मामा अपने परिवार के साथ रहते। उनके 2 बच्चे हैं, लड़की नेत्रा और लड़का केशव। इनके अलावा मेरे जिंदगी में 2 और लोग हैं, एक नकुल और दूसरा वेदांत। यारों के यार, मेरे जिगरी यार। मेरे कहानी के पन्ने पलटते गए, दिन बीतते गए। देखते देखते मैं 4 साल का हो गया था। दोस्तों के साथ खेलने को मिले, इसीलिए मैं बाल वाटिका जाने लगा था। खेलते कूदते ये दिन भी आगे गुजर रहे थे। मैं लगभग 6 साल का हो चुका था। 6 साल की उम्र में मेरा दाखिला पहली कक्षा में कराया गया था। स्कूल जाने की खुशी हमेशा ही चेहरे पर बनी रहती थी, क्योंकि स्कूल में हमारे साथ नेत्रा और केशव भी थे। स्कूल की मौज मस्ती और दोस्तों के साथ 1 साल और बीत गया। स्कूल को अब गर्मियों की छुट्टी थी, तो नेत्रा और केशव हमारे घर आए हुए थे। छुट्टियों के दिन रोज सुबह जल्दी उठने और सारा दिन खेलने कूदने में बीतते थे। एक दिन पिताजी बोले, चलो बच्चों, आज हम सब अपने खेत के पास वाले तालाब में तैरने जाएंगे। पिताजी की बात सुन अब बच्चे खुश थे। सिवाय मेरे भाई शाकुंतल को तैरना आता था, और नेत्रा और केशव को भी तैरना आता था, लेकिन मुझे हमेशा से ही पानी से डर लगता था। मैं अपनी माँ के पास छुप गया और उनसे कहा कि मुझे नहीं जाना तैरने। मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, क्यों नहीं जाना? अपने मन से इस डर को भगाओ, इसे खुद पर हावी मत होने दो। फिर माँ ने पिताजी से कहा, जब तक करण तैरना नहीं सीख जाता, इसे हर रोज तालाब पर सीखने ले जाया करो। पिताजी ने को इस बात से चीड़ हुई कि उनका बेटा आखिर पानी से कैसे डर सकता है, उसे तैरना सीखना ही होगा। पिताजी ने मुझे तैरना सिखाने की ठान ली, और शायद यही से मेरे जीवन ने करवट ले ली। उस दिन मेरे पिता ने मुझको पानी में धकेल दिया और तब तक नहीं निकाला जब तक वो डूबने न लगा। जब मैं सचमुच में डूबने लगा, तब मेरे पिता ने मुझे बाहर निकाला और वो वह से चले गए। बाकी सारे लोग मेरे पास आकर बैठ गए और मुझे सहानुभूति देने का काम करने लगे। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ, सीख गए तैरना? मैंने अपनी गर्दन हिलते हुए कहा, नहीं। माँ ने समझाते हुए कहा, कोई नहीं, सीख जाओगे, एक दिन में कोई सीखता ये भला। पर पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो माँ को फटकारते हुए बोल पड़े, तुम्हारे प्यार ने ही बिगड़ा है इसे, या फिर कमजोर बनाया है इसे। कैसे बदलते जमाने की बराबरी करने के लिए हिम्मत चाहिए, पर तुम्हारे बेटे एक भी ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इसका कुछ हो पाएगा। उन्होंने शोन, शाकुंतल और वसु की तरफ देखकर कहा, तुम तीनों इससे दूर रहा करो, नहीं तो इसके जैसे ही बुजदिल बन जाओगे। ये सब सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस पर माँ भी कुछ नहीं बोली। पापा ने चिल्लाकर कहा, कल हम फिर से जाएंगे, और कल के दिन तुम अगर खुद से कोशिश नहीं करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात हुई, सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने को गए। कमरे में चारों बहन भाई थे, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। थोड़ी देर में वसु मेरे पास आकर बैठी और बोली, तुम कोशिश करो, नहीं तो पिताजी कल फिर गुस्सा करेंगे। मैंने बस सुना और सोने की कोशिश करने लगा।
पर मुझसे वो हो नहीं रहा था। मेरे आंखों के सामने दिन का पूरा चित्र कुछ सामने चल रहा था। पापा चिल्लाते, गुस्सा करते, मुझे बार बार पानी में फेंकते, मैं हर बार डूबता। इस पर हंसते मेरे दोस्त नेत्रा, प्रारब्ध और गांव के और बच्चे भी आए थे। उनकी वो हंसी कानों में गूंज रही थी। उससे ज्यादा कल ये सब फिर झेलना पड़ेगा, इसका डर मुझे सोने नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं सीखना नहीं चाहता था, बस मैं उसे सही ढंग से कर नहीं पा रहा था। लेकिन पिताजी इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे, ये मुझे पता था। रात हो गई, सभी सो गए, मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं उठकर आके बालकनी में बैठ गया। दरवाजा खोलने के आवाज से चाचा जी की नींद खुली और वो भी बाहर आ गए और आके मेरे बाजू में बैठ गए। थोड़ा समय गुजरा, उन्होंने हल्के से पूछा, इतनी रात में यहां ऐसे बैठने कोई खास कारण? मैंने रो पड़ा और रोते रोते दिन भर में क्या हुआ वो सब चाचा जी को बताया। चाचा जी कुछ बोलते उससे पहले मैंने उन्हें पूछ लिए, क्या मैं इतना कमजोर हूं या आपको मैं डरपोक लगता हूं? चाचा जी का सामने से जवाब आया, बेटा तुम न तो कमजोर हो न डरपोक, लेकिन लोग तुम्हें तभी समझ पाएंगे जब उन्हें समझना होगा। रोना बंद करो और चलो सो जाओ, मैं कल तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूंगा। इस बात से मैं आश्वस्त हो गया कि चाचा जी मेरी ओर से कल पापा से बात करेंगे और मुझे जबरन तालाब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सोचते सोचते मैं सो गया। दिन पलटा, सुबह हुई। पिताजी और चाचा जी खेतों में चले गए। खाने के समय हुआ, चाची खाना लेकर खेत में गई थी। चाची के जाने के तुरंत बाद पिताजी घर पर आए खाना खाने और हम सब बच्चों को लेकर तलब जाने के लिए। सब लोगों का खाना हुआ, हम चारों भाई बहन और मामाजी के बच्चे हम सब तालाब पर गए। आज भी कल की तरह सब कुछ एक सामान घट रहा था। पिताजी का गुस्सा उनकी आंखों में दिख रहा था। मेरी हर नाकाम कोशिश पर गई के बच्चों की हंसी पिताजी का गुस्सा और बढ़ा रही थी। पिताजी की कई सारी कोशिशों के बावजूद मैं आज फिर असफल रहा, लेकिन मैं अब तक चुका था। पिताजी ने ईश्वर फेंकने के लिए मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब तलब से घर की ओर भागने लगा। इस पर गांव के सारे बच्चे मेरे भाई समेत हंसने लगे। ये देखकर पिताजी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बजू में बज के पेड़ से एक पतली सी छड़ी निकली और मुझे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़े। मैं बेचारा नन्ही सी जान कहां तक भाग पाता। पिताजी मुझे पकड़ लिया और मरते मरते घर पर लेकर आए। हमारे पीछे सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हुए आ रहे थे। उस समय मेरे मन की हताश सी दशा शायद ही कोई समझ पाता। घर आके पिताजी जोर से चिल्लाए, इसे आज रात को खाना मत दो। माँ बोली, इतनी सी बात के लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी ने अपनी आंखें बड़ी की और माताजी शांत हो गई। मैं ऊपर जाकर सो गया। शाम के 6 बजे होंगे, पर मन में अब सिर्फ दुख नहीं था, शरीर पर चढ़ी के ताजा घाव भी जो अब तक किसी ने देखे नहीं थे। वसु ने जाकर सारी चीजें छवि को बताई, क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वसु को पता था कि माँ पिताजी की बात नहीं टालेगी। उस दिन मैं अकेला सामान के और अनाज रखने वाले कमरे में सोया था। मामा जी आकर नेत्रा और केशव को लेकर गए थे। रात हो चुकी थी। वसु और बाकी भाई अपने कमरे में जाके सो चुके थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई, कमरे की लाइट जलाई गई। सामने चाची हट में खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। मैं जैसे कि वैसे पड़ा था, थकान और जख्म दोनों उठने नहीं दे रहे थे। चाची नजदीक आई, मुझे उठाया और सहारा देकर एक जगह बिठाया। दर्द के कारण मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। चाची ने निवाला बनाया, मुझे खिलाया, ऐसे करते करते मुझे खाना खिलाया। ये सब देखकर मेरे आंखों से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चाची ने मेरे आंखें का पानी रोकते हुए कहा, कोई नहीं, सब ठीक है। मैंने दुख भरी आवाज में चाची से पूछा, माँ क्यों नहीं आई खाना लेकर? चाची समझाते हुए बोली, बेटा तुम अपने पिता को जानते हो ना, उनका स्वभाव कैसा है। तो और तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी की कोई बात नहीं टालती, तो ये कैसे टाल देती? फिर चाची ने मरहम निकालते हुए कहा, दिखाओ तुम्हारे घाव में, उन्हें मरहम लगा दो। ये बात सुनते ही मैं चाची से लिपट गया। चाची मरहम लेके आने का कारण चाची की आंखों में दुख दिख रहा था। वो उनका मेरे प्रति बाकी भाइयों से कुछ ज्यादा था। एक तरह से घर में उनकी ही संतान हूं ऐसे अब सब मानने लगे थे, और इसलिए मेरी माँ मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हर बार चाची ही मुझे संभालने आती थी। मेरा रोना खत्म हुआ। चाची ने जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे अपने कमरे लेकर गई और वहीं बैठी रही जब तक मैं सो नहीं गया। उस दिन पहली बार लगा कि माँ पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। रात को मुझे सुलाने के बाद चली गई। सुबह सबके उठने से पहले चाचा जी हमारे कमरे में आए। उन्होंने मुझे उठाया, अपने साथ तलब पर ले गए। मैं चाचा जी को देखकर बोला, हम तलब पर क्यों आए हैं? उन्होंने बोला, तैरने के लिए। मैंने पूछा, मुझे आप सिखाओगे? उन्होंने कहा, हाँ मैं सिखाऊंगा, हमारे पास 1 घंटा है। रोज हम 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, जो तुम्हें सीखने में मदद करेगा। उस दिन हम प्रैक्टिस करके वापस घर पर आ गए। चाची जी ने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और गर्म दूध पीने के लिए दिया। बाद में मेरे सब भाई बहन उठ गए। अब 1 सप्ताह बीत चुका है और मेरे हालात अब पहले से कई ज्यादा अच्छे हैं। चाहे वो शरीर के घाव हो या तैरना, अब मैं तैरना सीख चुका था। और उसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने को है। घर के सभी बड़े अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश के समय पर काफी बार शहर का संपर्क टूट जाता है।
हमारे गांव के आसपास कुछ 5 और गांव है, और गांव और शहर के बीच में नदी बहती है, और बारिश के समय में पुल पानी के नीचे आ जाने के कारण मुख्य शहर से संपर्क नहीं हो पाता। बस इसी कारण से गांव वाले बारिश के दिनों की सारी तैयारी पहले ही करके रखते हैं। अनाज साफ करके पिसवा कर जमा कर रखना बाकी और सारी चीजें हैं जो गांव वाले बारिश के दिनों में करके रखते हैं। छुट्टियों खत्म हुई, सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। इस साल में दूसरी कक्षा में हूं। पिताजी ने पहले से हमें बताया है कि बारिश के दिन चालू हुए हैं, पुल के उस पार नहीं जाना है। अगर गए तुम्हारी खैर नहीं। हम सबने हाँ के स्वर में गर्दन हिलाई। पिताजी खेतों में चले गए और स्कूल में। बारिश के शुरुआती दिन ही थे, अभी तो खेतों में चावल की बुवाई चालू हुई है। हमारे स्कूल के रास्ते में केशव के पिताजी खेत है, और उन्होंने अपने खेतों में एक कच्चा मकान बनवा के रखा था। जब भी कभी ज्यादा बारिश हो जाए तो बारिश में घर आने के बजाय हम उसी घर में रुक जाते। एक रविवार के दिन में केशव और वेदांत तीनों खेल रहे थे। बारिश चालू हुई तो हम केशव के मकान वाले घर में छुपने के लिए चले गए। वहां केशव के मां बाबूजी भी थे। उनका पक्का मकान भी वहां से कुछ ही दूरी पर था। तकरीबन 4 घंटे बीत चुके थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और मेरा घर वहां से बहुत दूर था और बारिश में अकेला जा भी नहीं सकता था। अब खाने का समय हो गया था तो केशव की मां ने सबके लिए खाना बनाया था। उस दिन हम तीनों दोस्त एक साथ खाने के लिए बैठे तो केशव की न बोली, तुम लोग आराम से खाना खाना, हम दोनों बाहर जाकर देखकर आते हैं हालत कैसे है। बारिश थोड़ी सी खुली हुई थी, लेकिन मूसलाधार बारिश में बहुत से पेड़ गिर चुके थे, गांव के बिजली कट चुकी थी। खाना खाने के बाद हम तीनों दोस्त बाहर आके बैठ गए। अब समय इतनी तेजी से भगा कि हमें पता नहीं चला कि शाम के 6 बजने को है, और सबके माता पिता रह देख रहे होंगे। आसमान में फिर से काले घने बादल छा गए। अब किसी को भी रास्ता बड़े मुश्किल से दिख रहा था। तो हम तीनों ने अपने अपने घर निकलने का फैसला किया और घर की ओर चल पड़े। अब हवा ने अपना रूप बदल लिया था, तेज हवाओं के साथ बादल गरज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट में हम तीनों भागते हुए घर के तरफ चल पड़े। रास्ते पर फिसलन होने कारण वेदांत गिर गया और वो गिरते समय केशव से टकराया और वो दोनों मुझा पर गिर गए। मैं रास्ते किनारे की तरफ से भाग रहा था तो मेरा पैर किनारे पर से फिसल गया और हम सब खेत के किनारे लगे हुए कांटों वाली तारों पर गिर गए। जैसे कैसे करके हम लोग वहां से उठ खड़े हुए। सब गीले तो हो चुके थे, अंधेरा होने कारण हमें पता नहीं चला और हम लोग घर की ओर चल दिए। अंधेरे में हम अपने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही कटी हुई लाइट वापस आ गई और मैं पिताजी के ठीक सामने खड़ा हूं। पीछे जोर से बिजली कड़की और यहां पिताजी गरजे, ये क्या हालत बन के राखी है अपनी, और ये खून कहा गया था तू मरने। कोई कुछ बोलता नहीं तो साहबजादे अब अपनी मनमर्जी करेंगे। पिताजी खींचते हुए मुझे घड़े के पास लेकर गए। और कितने बजे है? ये कोई वक्त है घर आने का? बाहर इतनी बारिश हो रही है तो घर में रुकने को क्या जान जाती है? और ये खून कहां से आया? पिताजी की आवाज सुनकर सारे घर के लोग जमा हो गए। शरीर पर खून देखकर सब असमंजस में पड़ गए। मेरे पास आकर बोली, चलो पहले नहा लो और कपड़े बदल लो, हम बाद में बात करेंगे। और चाची को बोला, इसको लेकर जाओ। मैं गया, गर्म पानी से नहाया और बाहर आया। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, दशरथ, दशरथ। आवाज सुनकर पिताजी बाहर आए। सामने केशव के पिताजी खड़े थे। वो वैद्य जी के पास गए थे। वो घर में आए और चाची के हाथ में दवाई दी और बोले कि बच्चे खेत में तारों पर गिर गए थे, तुम्हें दवाई लेने गया था वैद्य के पास, तो करण को दवाई देकर आता हूं। मैं चलता हूं, रात हो गई है, घर जाकर केशव को भी देनी है। पिताजी ने उन्हें नमस्कार किया और वो चले गए। इस बार पिताजी में कुछ बदलाव लगा। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि क्या हुआ, कैसे लगी चोटें तुम्हें? मैंने सारी दिन भर जो कुछ हुआ पिताजी को बताया। इस बार पिताजी गुस्सा नहीं हुए, लेकिन अब मेरे शरीर हुई जख्म दर्द कर रही थी। मैंने चाची से कहा, आप मुझे मरहम लगा दोगी? चाची ने मुझे खाना खिलाया, दवाई दी और घावों पर मरहम लगाकर सुला दिया। उस दिन चाचा और पिताजी के बीच में कुछ बात हुई। अगली सुबह उठने के बाद मैं स्कूल चला गया। घर में मेरे बारे में बातचीत चल रही थी। वो क्या थी मुझे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। शाम घर लौटने के बाद चाची ने मुझे चाचा जी साथ अस्पताल में जाने को कहा। तारों से लगे जख्म कई इन्फेक्शन न पकड़ ले, इसलिए मैं चाचा जी के साथ अस्पताल शहर में गया। मुझे अस्पताल में थोड़ी देर छोड़कर चाचा जी कहीं तो चले गए। वो अक्सर ऐसा करते नहीं थे। मैं सहज नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने मेरा इलाज होने बाद बोला, तुम्हें थोड़ी देर यही ठहरना है जब तक तुम्हारे चाचा जी तुम्हें लेने नहीं आ जाते। और उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बैठ के रखा। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। रात के 8 बजने को थे। चाचा जी लौट आए। मैं उन्हें अस्पताल से देख पा रहा था। वो किसी काले कोट वाले व्यक्ति से कुछ बात कर रहे थे। उस आदमी ने कुछ कागजात चाचा जी के हाथ में दे दिए और वो चला गया। चाचा जी और मैं घर लौट आए। रात के 9 बजे थे। घर में सब लोग खाना खाकर बैठे हुए थे। जैसे ही हम घर में घुसे पिताजी उठ खड़े हुए। मुझे खाना खाने के लिए भेज दिया गया।
बाकी बही बहनों को अपने कमरे भेजकर पिताजी और चाचा जी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। बाद में चाचा जी ने उस आदमी से जो पेपर लेकर आए थे वो पिताजी के सामने रख दिए और खाना खाने चले गए। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि घर में चल क्या रहा है। मैंने अपने कमरे में जाकर शाकुंतल से पूछा, भैया क्या हुआ है? चाचा जी और पिताजी के बीच में कुछ हुआ है क्या? शाकुंतल मेरे तरफ गुस्से से देखकर बोला, सारी गलती तुम्हारी है कर्ण, तुम्हारे वजह से उन दोनों में कल झगड़ा हुआ था। मैं कुछ समझ नहीं पाया मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे वजह से शाकुंतल मुझसे ऐसे बात कर रहा है। वसु भी बिल्कुल शांत देख रही थी। मैं बिस्तर पड़े पड़े इसी बात को सोचने लगा। काफी देर बाद चाचा जी के कमरे के दरवाजे की आवाज आई। चाची सोने के लिए ऊपर आई थी। मैं बाहर चला गया। गैलरी में चाची ने मुझे देखा, मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया है कि शाकुंतल मुझ पर इतना गुस्सा है। वो कह रहा था कि तुम्हारे वजह से पापा और छाछ जी के बीच में झगड़ा हुआ है। क्या ये बात सच है? छाछ मुस्कुराकर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। मेरी आंखों से आंसू पूछते हुए वो बोली, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा जावी, और शांति से सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं जाकर बिस्तर पर ये सोचते सोचते सो गया कि क्या हुआ होगा। सुबह हुई। आज चाचा और पिताजी दोनों खेतों में नहीं गए। मैं इस बात से थोड़ा परेशान था, ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता था। कम से कम दोनों में से एक तो खेतों पर जाता ही था। स्कूल का समय हो चला था तो हम सब स्कूल की तैयारी करने लगे। माँ आकर बोली, कारण और शाकुंतल तुम दोनों आज स्कूल नहीं जाओगे। शोन और वसु को माँ पहले ही किंडरगार्टन में छोड़कर आ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद घर पर वही कल वाला इंसान काले कोट में घर पर आया जिसको मैंने छाछ जी के साथ देखा था। थोड़ी देर के लिए मैं और शाकुंतल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, ये वकील साहब है। वो मां को बता रहे थे। मैं अभी भी समझ नहीं पाया ये घर पर क्यों आए हैं। उन्होंने कुछ कागजात निकले, उस पर पिताजी और न के हस्ताक्षर सिग्नेचर करवाया। बाद में चाचा और चाची ने भी सिग्नेचर किए। बाद में मेरे अंगूठे के निशान लिए। वो कागज चाचा जी के हट में देकर वो वकील चला गया। पिताजी ने कहा, कर्ण आज से तुम्हारे चाचा तुम्हारे पिताजी है, उन्होंने तुम्हें गोद लिया है। शाकुंतल शांत होकर सारी चीजें सिर्फ देख रहा था। मैंने उससे पूछ, गोद लेना मतलब क्या होता है? उसने मां की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, उनसे पूछो। मां ने मुझे पास बुलाकर कहा, गोद लेना मतलब तुम्हें नए मां पिताजी मिल गए हैं। तो मैंने कहा, क्या अब आप मेरी मां नहीं है? इस पर मां कुछ नहीं बोली, वो अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे चाची भी चली गई। मैंने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी बोले, चलो तुम्हारे स्कूल चलते हैं, तुम्हारा नाम वहीं से बदलेगा। हम स्कूल गए, वहां पर मेरा नाम बदला गया और अब मैं हूं कर्ण राम प्रताप आचार्य। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। हम स्कूल से घर पर वापस आए तब वसु और शोन घर पर आ चुके थे। उन्हें ये बात पता नहीं थी। मुश्किल से मैं समझ पा रहता तो वो तो छोटे बच्चे थे। दिन बीत रहे थे, घर में हालत बदल रहे थे, हम बड़े हो रहे थे। इस साल शाकुंतल 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाला था। मैं अब 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। शिव 4वीं कक्षा में और वसु 5वीं में। अब हमारे घर में कलर टीवी का आगमन हो चुका था। गांव बदल चुका था, गांव में तरक्की हो चुकी थी। अब बारिश के दिनों में शहर से गांव का संपर्क नहीं टूटता है। गांव में 24 घंटे के लिए बिजली मौजूद है। पिताजी गांव के सरपंच बन चुके हैं। हम अब हमारे पुराने घर में नहीं रहते। पिताजी ने एक बड़ा बंगला बनाया था, पर पुराना घर ऐसे ही खाली पड़ा न रहे, इसलिए मैं, अम्मा और अप्पा, हम तीनों अभी भी उसी घर में रहते हैं। अम्मा और अप्पा मतलब जिन्होंने मुझे गोद लिया था वो मेरे चाचा चाची। अब मैं उन्हें अम्मा अप्पा बुलाता हूँ। सब ठीक चल रहा था। जीवन कुछ मुश्किल नहीं, हंसता खेलता परिवार अपने अपने में उलझा हुआ। शाकुंतल के 10वीं के बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ चुकी थी। मामा जी का लड़का केशव भी उसी के कक्षा में था। नेत्रा और हम साथ में पढ़ते थे। वैसे मेरा नेत्रा से कोई खास लगाव नहीं था, पर भी वो मेरी मामा जी की लड़की थी और अम्मा ने बोल के रखा था कि स्कूल में ध्यान रखना, नेत्रा और वसु को कोई परेशान न करे। 10वीं के बोर्ड की परीक्षा चालू हो गई। अब केशव और शाकुंतल दोनों शहर में जाते थे क्योंकि उनके परीक्षा का केंद्र वहां था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वसु मेरे पास भागते हुई आई कि नेत्रा को कोई लड़का छेद रहा है। मैं वहां पहुंचा तो वहां संतोष खड़ा उसको परेशान कर रहा था। ये संतोष नेत्रा के गांव विजयगढ़ के सरपंच का बेटा है। मेरे पहुंचने पर उसने उसके बाल खींचे और बोला, तुम्हारा रखवाला आया है, क्या लगता है वो तुम्हें बचाएगा? उसके आजू बाजू उसके 2 पालतू चमचे भी थे। अकेला तो मैं भी नहीं था। घटना का पता चलते ही मेरे पीछे वेदांत और नकुल पहुंच गए। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसने नेत्रा को बाजू में धकेल दिया और मुझे मारने के लिए दौड़ के आया।
उसके पीछे उसके 2 चमचे भी आए। नकुल और वेदांत ने उन दोनों को मारने चालू किया। उस पर संतोष और गुस्सा हो गया और मुझ पर हट उठा दिया। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता था, क्योंकि घर जाके अम्मा को क्या बताता। वो लोग मेरे बहन को परेशान कर रहे थे और मैं सिर्फ उसे छुड़वाकर ले आया। मैं संतोष को सबक सिखाना चाहता था कि उसके बाद वो न तो नेत्रा को परेशान करे नहीं वसु को। हम दोनों में लड़ाई चालू हुई। अब लड़ाई स्कूल के ग्राउंड तक पहुंच गई, जहां पर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे जो हमारी लड़ाई देखने के लिए खेल छोड़कर आ गए। संतोष ने नजदीक पड़ा हुआ पत्थर उठाया और मेरी बाई आंख के बाजू में मार दिया। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाया। सफेद शर्ट पर खून ही खून लगा हुआ था। मैं गिरता पड़ता चल रहा था। तभी मुझे लड़ाई देखने वाले बच्चे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला दिखाई दिया। मैंने वो उससे छीना और वो संतोष के पीठ पर मारा। वो कराहने लगा, चिल्लाने लगा। तभी वेदांत और नकुल भी वहां आ गए। भीड़ में संतोष के 2 दोस्त फीस आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तभी वहां से वेदांत ने भागकर बल्ला मेरे हाथ छीन लिया और उनको पीटने लगा। मैं फिर से भागते हुए स्टंप की तरफ दौड़ा। मैंने 2 स्टंप उठाए, एक नकुल की ओर फेंका और बचा हुआ मैंने ले लिया। अब लड़ाई कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हम तीनों ने मिलकर संतोष के 8 दोस्तों को मारा और सिर्फ मारा नहीं था तो दर्द से कराह रहे थे और क्रिकेट के मैदान पर पड़े हुए थे। तभी वह से स्कूल के हेडमास्टर बाकी टीचरों के साथ दौड़कर आ रहे थे। भीड़ के कारण वो हमें दिखे नहीं। सारे टीचर आ गए, हम भाग नहीं पाए। हमारे हाथ स्टंप और बल्ला छीन लिया गया। वो संतोष और उसके 8 दोस्त हम तीनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर गए। क्योंकि संतोष को बहुत मार लगी थी इसलिए उसके घरवाले को बुलाना जरूरी था। दोपहर 12 बजे चालू हुआ झगड़ा। अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। पिताजी अप्पा स्कूल में चुके हैं, मामा जी भी स्कूल में आ चुके हैं, वहां संतोष पिताजी भी आ चुके हैं। प्रिंसिपल ने नकुल, वेदांत और संतोष 8 दोस्त उनको छोड़ दिया और क्लास में शांत बैठने के लिए कहा और टीचर को उन पर ध्यान देने के लिए कहा गया। पिताजी, अप्पा और मंजी बैठे हुए थे उनके पीछे में और नेत्रा खड़ी है। फिर ऑफिस में चिल्लाते हुए प्रवेश हुआ संतोष के पिता का। सामने दूसरे गांव का सरपंच बैठा देखकर वो थोड़ा शांत हुए। फिर प्रिंसिपल ने पूछा झगड़े की वजह क्या थी। नेत्रा ने उसके साथ हुई घटना प्रिंसिपल को सुनाई। बाकी बाद में बात लड़ाई तक कैसे पहुंची वो भी उसने सब कुछ बताया। प्रिंसिपल ने संतोष की ओर देखकर पूछ रहे थे क्या सब सच है। संतोष हाँ की स्वर में गर्दन हिलते हुए बोला। संतोष के पिताजी के ईमान को चोट लगी थी लेकिन गलती अपने बेटे की होने के कारण वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। फिर भी उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा बच्चे से गलती हो भी गई हो लेकिन उसको कोई इस प्रकार मारता है क्या। संतोष के पिता मामाजी की तरफ देखकर बोले। मामाजी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वो उनके ही गांव का सरपंच था और मामाजी अमीर भी नहीं थे कि वो सरपंच से दुश्मनी मोल ले ले। पिताजी ने सरपंच से कहा ऊंचे स्वर में बोलकर उन्हें डरने की कोशिश मत करो, गलती तुम्हारे बेटे ने की है। लड़की को छेड़ना मतलब हैरेसमेंट का केस बनता है, कहे तो पुलिस थाने में जाते कंप्लेंट लिखवाकर आए। सरपंच गुस्से से वह से उठकर चला गया। जाते जाते मामाजी से कहकर गया श्रीपद तूने ये अच्छा नहीं किया, दूसरे गांव में बुलाकर मेरी बेइज्जती की है, इसका बदला लिया जाएगा। शाम के 6 बजे थे। सारे लोग पिताजी के बंगले पर जमा हो चुके थे। मामी, केशव, शाकुंतल, अम्मा, माँ और स्कूल से लौटते हुए हम जैसे ही चूल से घर पहुंचे पिताजी ने 2 तमाचे लगाए। जैसे ही तमाचा गाल पड़ा संतोष ने किए जख्म से खून का फवारा निकला। मेरे कपड़े पहले से लाल हो चुके थे। वो खून सीधा पिताजी के चेहरे पर गिरा। वो आगे कुछ बोले नहीं। अम्मा भागकर आई और देखा चेहरा लाल, शर्ट पर खून सूख चुका था। अम्मा थोड़ी देर शांत रहकर मां से बोली हम जाते हैं घर। मां ने सभी लोग आज यही है तो तुम सब भी यही रुक जाओ। अम्मा ने गुस्से से कहा नहीं दीदी रुक जाते, लेकिन बच्चे को बहुत लगा है और मैं नहीं चाहती कि भाई साहब उस पर वापस हाथ उठाए, तो हम चलते हैं। अगर हमारे कारण से कुछ गलती हो गई हो माफ कर देना। और ये सब पिताजी पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। मुझ पर उस बार पिताजी ने हाथ उठाया। वो अप्पा को भी अच्छा नहीं लगा लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखों में वो दुख पिताजी ने देख लिया। वो ऊपर वाले कमरे जाकर बैठ गए। हम हमारे घर चले गए। गर्म पानी से नहाने के बाद गर्मा गर्म खाना खाने के बाद मैं सो गया। उतने में अप्पा को कॉल आया। कॉल पिताजी का था। उन्होंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। पिताजी और अप्पा के बीच कल रात को क्या हुआ होगा ये सोचता हुआ मैं सुबह बरामदे बैठा था। अम्मा सुबह नाश्ता लेकर आई। मैंने उनसे पूछा अप्पा कहाँ है। वो बोली अप्पा सुबह उठकर खेतों में गए हैं, वो आ जाएंगे, तुम तब तक नाश्ता कर लो। वैसे तुम्हें आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जख्म काफी गहरा है तो अप्पा के साथ तुम्हें आज अस्पताल जाना है। मैं हाँ के स्वर में गर्दन होलीलता हुआ बोला। काफी देर के बाद अप्पा खेतों से लौटकर घर आए। दोपहर के 12 बजे है। अप्पा मैं और अम्मा खाना खाने बैठे हैं।
मैंने अप्पा से पूछा, क्या हुआ, आप कल पिताजी के पास गए थे, क्या बोले वो? पिताजी चिंता के स्वर में बोले, उन्होंने कहा है कि आप अपने करण को बाकी बच्चों से दूर रखें, हमेशा झगड़ा करना, बात बात पर शिकायतें आना, इस वजह से मेरी छवि खराब हो रही है। कुछ भी हो, मैं इस गांव का सरपंच हूं, अगर मैं अपने घर के बच्चों पर लगाम नहीं लगा सकता तो बाकी गांव क्या उम्मीद रखेगा मुझसे? और कृपा करके तुम उसे बताओ कि आगे से कोई भी झगड़ा न करे, क्योंकि स्कूल की प्रिंसिपल ने वार्निंग दे रखी है। अगर करण का आगे से कुछ भी झगड़ा हुआ तो इस बार पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी जाएगी। आपने देखा उन लड़कों को कितनी बुरी तरीके से मार है। संतोष अस्पताल में एडमिट है, उसको बहुत ज्यादा मार लगी है, उसके अलावा उसके सारे दोस्त भी बहुत ज्यादा घायल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? सरपंच तुम्हारे मामा का जीना हराम कर देगा। ऐसी बहुत सी बातें वो बता रहे थे। उनके अलावा केशव और वेदांत के परिवार भी वह मौजूद था। उन्होंने भी बोला है, तुम्हारे लड़के के साथ रहकर हमारे बच्चे गुंडे न बन जाए, तो आप अपने करण को हमारे बच्चों से दूर रखिएगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है, करण को स्कूल सिर्फ परीक्षा के लिए भेजे, और हो सके तो उसे अच्छी तरह से समझाए, वरना दूसरे स्कूल में भेजे। मैं अप्पा की बातें सिर्फ सुन रहा था, वो ये सब बातें सारे लोगों से सिर्फ मेरे लिए सुन रहे थे। खाना होने के बाद हम कुछ देर इसी विषय बात करते हुए बैठे। शाम के 3 बजने को है। अम्मा बोली, बहुत हो गई बातें, इसे अस्पताल लेकर जाइए, बाद का बाद में देखा जाएगा। मेरे कारण अब पिताजी और अप्पा में दूरियां आ चुकी थी, क्योंकि मुझे कोई कुछ बोल दे वो अप्पा से देख नहीं जाता। हम अस्पताल के निकले, सर को मरहम पट्टी करने के बाद मैं बाहर बिठा था, अप्पा डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। उसी अस्पताल में संतोष को रखा गया था। उसकी हालत वाकई में बहुत खराब थी। अस्पताल से निकलने के बाद मैं और अप्पा बाजार से कुछ सामान खरीद कर घर वापस आ गए। रात को खाना खाकर अप्पा टीवी देख रहे थे, मैं अकेला बरामदे में बैठकर पिताजी के घर की तरफ सिर्फ देख रहा था। पीछे से अम्मा आई, वो मेरी बाजू में बैठ गई और बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने जरा गंभीर स्वर में पूछा, क्या मैं सच में बुरा लड़का हूं कि मैं अब मेरे भाई बहनों से भी दूर रहना पड़ेगा? इस पर अम्मा ने कहा, तुम उदास मत हो बेटा, तुम सच्चे हो इसलिए लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम सबकी चिंता करते हो इसलिए, वैसे तुमने कुछ गलत भी तो नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें बोला था स्कूल में चित्रा और वसु क्या डायन तुम्हें रखना है, तो तुमने वही किया है। इसमें गलत क्या? तुम किसके लिए अपने मन में बैर न रखो, सब तुम्हें चाहते हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि सब तुमसे नफरत करते हैं। चलो अब उठो, यहां ऐसे बैठे मत रहो, जाकर सो जाओ। अम्मा ने मुझको दवाइयां दी और सुला दिया। दूसरी सुबह अप्पा ने मुझे उठाया। अप्पा अमूमन जल्दी उठाते थे और खेतों में जाते थे। जंगली सुअर खेतों में उधम मचाते थे, इसलिए वो हर रोज खेतों में जाते थे। अब मुझे स्कूल नहीं जाना था तो अप्पा ने ये फैसला किया था कि मैं अब उनके साथ खेतों में जाऊंगा। तो मैं नहाकर तैयार हो गया और अप्पा के साथ खेतों की ओर निकल गया। सुबह की पहली किरण होते समय हम दोनों नदी के पास वाले खेतों में थे। मैंने पहली बार इतना सुंदर दृश्य देखा था, वो वाकई बहुत ज्यादा सुंदर था। खेतों से तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद जंगल का इलाका था। वह हमें जाने के लिए मना किया हुआ था, तो मैं वहां कभी नहीं गया था। मैंने अम्मा से कई बार सुना था, जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां अक्सर कोई नहीं जाता, वह बहुत खूबसूरत है। मुझे वो याद आया तो अप्पा से मैंने पूछा कि हम वह जा सकते हैं, मुझे वो मंदिर देखना है। अप्पा ने कहा, बेटा करण, वो मंदिर जंगल के अंदर है और वह बहुत से जंगली जानवर घूमते रहते हैं। मेरे थोड़ी जिद करने पर अप्पा मान गए। जाने से पहले अप्पा ने अपने कमर को एक बड़ा सा चाकू लटकाया और हम जंगल की ओर चल दिए। वो वाकई बहुत अविश्वसनीय अनुभव था। अप्पा ने जंगल में घुसने से पहले मुझे बताकर रखा कि अगर तुम्हें जंगली जानवर देखने हैं तो शांत रहना, कोई भी आवाज नहीं करनी है। और हम जंगल में घुस गए। रास्ते में मुझे बहुत पंछी दिखाई दिए जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। मंदिर के सामने बहुत बड़ा खल मैदान पड़ा हुआ था, उसमें बहुत से मोर चारा चर रहे थे। इतने सारे मोर मैंने पहली बार देखे थे। हमें देखते ही वह सारे वह से उड़ने लगे। वो क्या दृश्य था, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मंदिर के सामने एक पुराने पथरी से बना एक तालाब था। इसमें मैंने और अप्पा ने हाथ पैर धोए और मंदिर में गए। वो मंदिर पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से बना था और वो बहुत सुंदर था। इतने समय बाद भी वो वहां वैसे का वैसा खड़ा है। मैं अंदर गया। शिवजी की पत्थर से बड़ी सी मूर्ति थी, उसको देखकर मन को एक शांति मिली। अप्पा ने मुझे पूरा मंदिर दिखाया। बाद में मंदिर के आजू बाजू बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। हम कुछ देर घूमने के बाद घर के लिए निकल गए। चलते चलते हम नदी किनारे तक आकर पहुंचे। वहां वेदांत के पिताजी ने कई सारी मछलियां पकड़ी थी। हम उनके पास गए। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसे हो करण? मैंने शांत स्वर में कहा, अच्छा हूं काका।
फिर वो अप्पा से बात करने लगे। उन्होंने अप्पा को 2 बड़ी मछलियां दी। हम वो मछलियां लेकर घर की ओर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद हम घर तक पहुंचे। घर पर माँ, पिताजी, वसु और दोनों भाई घर आए थे। माँ पिताजी को घर पर देखकर अप्पा सोच में पड़ गए। अप्पा ने बोला, अच्छा हुआ सभी यह है, ताजा ताजा मछलियां हैं, सब साथ में खाना खाते हैं। पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। अप्पा ने मछलियां साफ करके अम्मा को सौंप दी। अम्मा ने खाना बहले ले से कुछ खाना बनाया था, अब बस मछली बनाना बाकी था। हम सब बच्चे एक साथ थे। शाकुंतल बड़ा था तो अपने पुराने कमरे में जाके बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, यहां अब कौन सोता है? मैंने कहा, हम घर में दिन ही लोग हैं, इसलिए अप्पा अम्मा नीचे वाले कमरे में और मैं हॉल में सोता हूं। ऊपर कोई नहीं रहता, ज्यादातर ऊपर वाली मंजिल पर कोई नहीं आता। शाकुंतल ने कहा, अच्छा है। थोड़ी देर खेलने के बाद अम्मा ने खाने के लिए आवाज लगाई। सब लोगों को अम्मा और माँ ने खाना परोसा। चावल ऊपर, मछली के टुकड़े और अचार के साथ सब अपना खाना लेकर बैठ गए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। खाना खाने के बाद सब हॉल में टीवी देखते हुए बैठे थे। तभी पिताजी ने अप्पा से कहा, नेत्रा के पिताजी का कॉल आया था, सरपंच ने उन पर दबाव बनाया है। गांव में बनिए और बाकी दुकानदारों को उन्हें कुछ भी बेचने के लिए मना किया है। उनके पास फिलहाल तो काफी सारा खाने पीने का सामान है, लेकिन वो कब तक चलेगा पता नहीं। वहां सरपंच के बेटे की हालत खराब है, उसका एक पैर कम नहीं कर पा रहा है, तो इसका गुस्सा सरपंच श्रुपाद मामा पर निकलेगा। उनकी मादा करने के लिए गांव वाले हिचकिचाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि उनको अपने गांव में लेकर आते हैं। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? इस पर अप्पा बोले, बात तो सही है, उधर कुछ उच्च नीच हो जाए तो कौन देखेगा? तो पिताजी ने कहा, तो मैं श्रीपद से बात करता हूं, हम कल ही उनको लेकर आएंगे। लेकिन वो रुकेंगे कहाँ? अम्मा ने पूछ लिया। पिताजी बोले, वो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि करण को सब बच्चों से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। अप्पा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। तो यह सब तय हुआ। माँ पिताजी चले गए। मेरा अब बस मेरा घर, अम्मा, अप्पा और इतना ही खुद का बचा है। वैसा उस दिन महसूस हुआ। मेरी जिंदगी अब बदल चुकी थी। मैं पिछले 2 महीनों से स्कूल नहीं गया था और मुझे कुछ कोई बताने वाला भी नहीं था। अप्पा को वेदांत या नकुल के पिताजी कुछ बताते तो पता चलता। वैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने अप्पा से कहा था परीक्षा के लिए कारण बुला लिया जाएगा, इसीलिए सभी निश्चिंत थे। मेरी पढ़ाई खेती में चल रही थी। अप्पा रोज मुझे सिखाते थे, इसलिए मुझे स्कूल की वैसे ज्यादा याद नहीं आती थी। मैं अब रोज सुबह उठता, तैयार होता, अप्पा के साथ खेतों में जाता। दोपहर को अम्मा हमारे लिए खाना बनाकर लाती। बाद में अम्मा भी शाम तक हमारे साथ ही होती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब मैं माँ पिताजी को भूलने लगा था। अम्मा अप्पा का माँ बाप जैसा प्यार मुझे भा गया था। दिन बीत गए, मेरी परीक्षा चालू हुई। मैं स्कूल में 8 दिन के लिए गया था। अप्पा खुद से मुझे छोड़ने आता थे और पेपर खत्म होते लेकर जाते थे। परीक्षा खत्म हुई, खेतों का सारा काम खत्म हुआ, तो अप्पा, मैं और अम्मा इस बार गर्मी में अम्मा के मायके जाने वाले थे। जाने से पहले सब कुछ पिताजी को बताया जाए, इसलिए वो बंगले पर गए। पिताजी को फसल कितनी हुई वो बताया, बाकी सारी चीजें बताकर हम शाम को लौट आए। अम्मा के मायके में ज्यादा कोई नहीं रहता था। अम्मा के माँ बाबूजी थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए कुछ दिन उनके साथ रुकना जरूरी था। चंपारण उस गांव नाम था। कहानियों में जिस चंपारण का उल्लेख, उसके जैसा ही ये गांव था। अम्मा के माँ बाबा को मैं दादी और दादाजी बुलाता हूँ। 2 महीने के लिए हम वह गए थे। सब कुछ चल रहा था। दादाजी की उम्र बहुत हो चुकी थी। इस साल वो 80 साल को पार करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अम्मा अप्पा को बुला लिया। अम्मा दादाजी एक ही बेटी थी, इसलिए दादाजी की सारी संपत्ति अम्मा के नाम करने के लिए दादाजी ने अम्मा को बुलाया था। वैसे मेरी छुट्टियां मस्त कट रही थी। दादाजी के साथ में खेतों में जाता था। नारियल के बाग, आम के बगीचे थे। दादाजी मजदूरों से काम करवाते थे, इसलिए सब कुछ मस्त बना हुआ था। मैं रोज जाता, नारियल का पानी पीता, आम खाता, कुएं में तैरता, बाजार जाता। बाजार में दादाजी मुझे खिलते पायलट थे। आते समय हम मछली लेकर आते थे। घर का एक ही लाडला था। एक ही पोता होने के कारण दादाजी और दादाजी जो मेरे लिए सब कुछ करते थे। दादाजी हमारे मुकाबले बहुत अमीर थे। उनकी एक बड़ी सी हवेली है, वो चकाचक है। हवेली में लगे बड़े बड़े कांच के जुमर कम के लिए रखे हुए 30 से 40 लोग रखे हुए हैं। उनकी गांव में बहुत इज्जत थी और आसपास के सारे गांव में दादाजी सबसे अमीर थे और मैं उनका अकेला वारिस। उनकी कई सारे काम है जो मैं आपको बाद में बात हूं। देखते देखते 2 महीने बीत गए। दादाजी ने अप्पा से गुजारिश की, अब वैसे भी अकेले बाजू दूसरे घर में रहते हैं, जब एक ही घर में रहते थे तो बात अलग थी। अब सब छोड़कर इधर आ जाए। यहां ये सब कुछ, सारी संपत्ति को देखने के लिए कोई नहीं है। कम से कम करण को तो पता चले वो किस संपत्ति का मालिक है। उसका जिन चीजों पर हक है वो सब बताने के लिए मैं हूं। तब तक सब कुछ तुम्हें बता दे तो अच्छा रहेगा, सोचना इस बारे में।
दूसरे दिन हम घर के लिए निकलने ही वाले की दादाजी और दादी बोली, सुनो बेटा, करण को यही छोड़ दो, वो अब से हमारे साथ ही रहेगा, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, तुम्हारा जब मन करे तब लौट आना। उस पर पिताजी बोले, लेकिन ऐसा क्यों? दादी ने जवाब दिया, मैंने कई बार देखा है, इसे वह कोई पसंद नहीं करता, कोई इसके साथ खेलने नहीं आता, कोई ऐसी बात नहीं करता, और ये बात मेरे मन को हमेशा से बहुत खाती है। वैसे भी वहां इसके मामा जी रहने आने वाले, ये ऐसा कल रात कॉल पर तुम्हारा भाई बोल रहा था। शायद कुछ तो हुआ, ये उधर तुम लोग जाके सिर्फ देख कर वापस लौट आना।